कल्पना कीजिए एक शांत, चांद रहित रात की। आप आकाश की ओर देख रहे हैं, जो अनगिनत सितारों से भरा हुआ है। रोशनी का हर एक बिंदु एक दूर का सूरज है, जिसके आसपास शायद उसके अपने ग्रह भी हों। ब्रह्मांड अनंत और चमत्कारों से भरा लगता है। अब कल्पना कीजिए कि मानव जाति द्वारा बनाए गए सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में से एक को इसी आकाश के एक छोटे से, बिल्कुल साधारण से हिस्से पर केंद्रित किया गया है। यह दूरबीन घंटों, दिनों और हफ्तों तक देखती रहती है, उस प्रकाश को इकट्ठा करती है जिसने लाखों वर्षों की यात्रा की है, और फिर प्राप्त हुई तस्वीर में आकाशगंगाओं और निहारिकाओं के बीच वैज्ञानिकों को कुछ असंभव दिखाई देता है। उन्हें एक परछाई दिखती है, एकदम सही, कोयले जैसी काली परछाई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसे डालने वाला कोई भी पिंड, ऑब्जेक्ट, वहां मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक अंधेरा क्षेत्र नहीं है, यह एक ऐसी रिक्ति है जहां कुछ होना चाहिए था। आज हम आपके साथ इसी रहस्यमय तस्वीर के इतिहास में गोता लगाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दूरबीन ने वास्तव में क्या देखा और क्यों यह बिना वस्तु की परछाई आधुनिक खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई है। एक शांत यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, साथ दुनिया के किनारे तक, जहां भौतिकी के नियम अनसुलझे रहस्यों से टकराते हैं। इस पहेली की पूरी गंभीरता को समझने के लिए आइए पहले उस उपकरण की बात करें जिसने इसे खोजा। हम बात कर रहे हैं एक काल्पनिक ऑर्बिटल टेलीस्कोप, क्षितिज की आंख, ओंको गोरझोंता की। यह न तो हबल है और न ही जेम्स वेब, बल्कि यह अगली पीढ़ी का एक काल्पनिक उपकरण है, जिसे विशेष रूप से ब्रह्मांड के सबसे धुंधले और दूर के पिंडों की खोज के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य दर्पण, जो सैकड़ों षटकोणीय खंडों से बना है, लगभग 50 मीटर व्यास का है, जो इसे उन फोटोनों को पकड़ने की अनुमति देता है जो समय की शुरुआत से हमारी ओर आ रहे हैं। यह दूरबीन स्पेक्ट्रम की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करती है, अवरक्त से लेकर पराबैंगनी तक, जिससे यह धूल के बादलों को पार करके दूर के सितारों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकती है। डीप फील्ड परियोजना इसका मुख्य मिशन था। दूरबीन को फोरनेक्स तारामंडल में आकाश के एक ही बिंदु पर कई महीनों तक देखना था, ताकि इतिहास में ब्रह्मांड की सबसे विस्तृत छवि बनाई जा सके। इसी मिशन के दौरान टेराबाइट्स डेटा का विश्लेषण करते हुए खगोल भौतिक विज्ञानी डॉ. एवलिन रीड की टीम ने इस विसंगति को खोजा। यह सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां तारे कम थे, यह पूर्ण शून्यता का एक धब्बा था, जो अपने पीछे की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को अवशोषित या अवरुद्ध कर रहा था। ऐसे गहरे धब्बे विज्ञान के लिए अज्ञात नहीं है, लेकिन उनका हमेशा कोई न कोई कारण होता है। यहां कोई कारण नहीं था। इसी क्षण से वह कहानी शुरू हुई, जिसने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की मूलभूत बातों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर रीड की टीम की पहली प्रतिक्रिया जाहिर है वही थी जो अपेक्षित थी, एक गलती। क्षितिज की आंख, ओकोगोरिजोंटा जैसे जटिल उपकरण में कहीं भी कोई भी खराबी आ सकती थी। शायद ये डिटेक्टर के विशाल मैट्रिक्स पर एक डेड पिक्सेल था, या हो सकता है कि किसी गलत समय पर कोई उच्च ऊर्जा वाला ब्रह्मांडीय कण सेंसर से टकरा गया हो, जिससे क्षण भर के लिए सिस्टम ठप पड़ गया हो। शुरुआती कुछ हफ्ते उपकरणों की गहन जांच में निकल गए। धरती पर मौजूद इंजीनियरों ने हर अवलोकन के दौरान टेलीस्कोप की टेलीमेट्री का विश्लेषण करते हुए सैकड़ों परीक्षण किए। उन्होंने दर्पणों का कैलिब्रेशन, क्रायोजेनिक शीतलन प्रणाली की स्थिति और कच्चे डेटा को संसाधित करने वाले सॉफ्टवेयर की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा था। कोई खराबी नहीं, कोई विसंगति नहीं। फिर संदेह इमेज प्रोसेसिंग में हुई, किसी कलाकृति, आर्टिफैक्ट पर गया। शायद वह एल्गोरिथम जो हजारों अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर एक पैनोरामिक तस्वीर बनाता है, उसमें ही कोई गड़बड़ी आ गई हो और उसने यह काला धब्बा बना दिया हो। प्रोग्रामर ने कोड के कुछ हिस्सों को दोबारा लिखा, वैकल्पिक प्रोसेसिंग विधियों का उपयोग किया, लेकिन वह परछाई अपनी जगह पर स्थिर रही, न आकार बदला, न ही रूप। वह मशीन में बैठा कोई भूत नहीं,
बल्कि डेटा का एक वास्तविक हिस्सा थी। तकनीकी त्रुटियों को खारिज करने का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी ने एक सामान्य खराबी को एक संभावित महान खोज से अलग किया। हर नई जांच जो टेलीस्कोप के सही होने की पुष्टि करती थी, टीम के भीतर उत्साह और भ्रम को और बढ़ा देती थी। वे किसी नई चीज की दहलीज पर खड़े थे और इस नई चीज का फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं था। यह परछाई केवल एक गहरा धब्बा नहीं थी, यह प्रकाश के एक आदर्श अवशोषक की तरह व्यवहार कर रही थी। दूर की आकाश गंगाओं से आने वाले विकिरण को रोक रही थी, जिनका प्रकाश विसंगति अनोमली के किनारों पर साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि हमारे और उन आकाशगंगाओं के बीच भौतिक रूप से कुछ मौजूद था। पर क्या? तकनीकी गड़बड़ियों को पूरी तरह से खारिज करने के बाद वैज्ञानिकों ने खगोलीय स्पष्टीकरणों की तरफ रुख किया। पहली और सबसे स्पष्ट परिकल्पना थी एक कृष्ण निहारिका। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ऐसे कई पिंड मौजूद हैं। ये बेहद ठंडी आणविक धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं, और ये इतने घने होते हैं कि अपने पीछे मौजूद तारों के प्रकाश को पूरी तरह से रोक देते हैं। तस्वीरों में ये तारों भरे आसमान में काले छेद होल्स जैसे दिखते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है दक्षिणी क्रॉस तारामंडल, साधर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन में मौजूद कोलसैक नेबुला। कोलसैक नेबुला, क्या यह छाया भी इसी तरह की चीज हो सकती थी? टीम ने उस वस्तु पर होराइजन आई के दूसरे उपकरण केंद्रित किए, खासकर इसके इंफ्रारेड सेंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन निहारिकाओं में मौजूद धूल ठंडी होने के बावजूद अवरक्त इंफ्रारेड रेंज में हल्की गर्मी उत्सर्जित करती है। यह किसी अंधेरे कमरे में थर्मल कैमरा की मदद से काली बिल्ली खोजने जैसा था। लेकिन जब उन्होंने उस छाया को इंफ्रारेड प्रकाश में देखा, तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। वहां पूरी तरह सन्नाटा था, कोई उत्सर्जन नहीं। यह बेहद अजीब था। धूल के किसी भी बादल को, भले ही वह कितना भी ठंडा क्यों न हो, थोड़ी बहुत गर्मी जरूर चमकानी चाहिए थी। इसके अलावा उस छाया के किनारे गैस और धूल के बादल के लिए बहुत ज्यादा नुकीले और स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। निहारिकाओं की सीमाएं आमतौर पर धुंधली और फ्रैक्टल होती है, लेकिन यह विसंगति लगभग पूरी तरह से गोल थी, मानो इसे प्रकार कंपस से काटा गया हो। यह एकदम सही ज्यामिति अंतरतारकीय बादलों इंटरस्टेलर क्लाउड्स की अराजक प्रकृति के खिलाफ थी। कृष्ण निहारिका की परिकल्पना जो इतनी तार्किक लग रही थी, वह पहली गंभीर जांच में ही ध्वस्त हो गई। यह रहस्य गहराता जा रहा था। अगर यह न तो धूल है और न ही गैस, तो आखिर क्या चीज इतनी सटीकता से प्रकाश को रोक रही है और अपने होने का कोई दूसरा निशान भी नहीं छोड़ रही है? खगोलीय पिंडों की सूची में अगला नाम जो शक के दायरे में आया, वो था ब्लैक होल। और अगर हम सही कहें तो यह एक तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल था, जो ठीक हमारी दृष्टि रेखा पर स्थित हो सकता था। ब्लैक होल स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण इतना विशाल होता है कि यह अपने आसपास के स्पेस यानी अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। इसका एक जाना माना प्रभाव है गुरुत्वीय लेंसिंग। ब्लैक होल जैसा भारी पिंड अपने पीछे की आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश को ठीक वैसे ही मोड़ता है जैसे कोई लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। अगर ब्लैक होल ठीक हमारे और किसी दूर की आकाश गंगा के बीच में होता, तो हमें विशिष्ट विकृतियां दिखाई देती। आकाश गंगा का प्रकाश मुड़कर आइंस्टीन वलय, आइंस्टीन रिंग नामक एक छल्ला बना सकता था, या वह कई अलग अलग तस्वीरों में टूट सकता था। डॉक्टर रीड की टीम ने रहस्यमय परछाई के किनारों पर स्थित आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का बहुत सावधानी से विश्लेषण किया। वे गुरुत्वीय विकृति के छोटे से छोटे संकेत ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पृष्ठभूमि की आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश बिल्कुल सामान्य था, अछूता। यह परछाई की सीमा पर अचानक कट जाता था, मानो किसी ने अंतरिक्ष में बिल्कुल काला पर्दा टांग दिया हो। यह ब्लैक होल की परिकल्पना के खिलाफ एक गंभीर तर्क था। बेशक यह माना जा सकता था कि यह बहुत कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है, जो ध्यान देने योग्य लेंसिंग नहीं बनाता, लेकिन तब
यह इतनी बड़ी परछाई भी नहीं बना पाता। एक विरोधाभास पैदा हो गया। इसके अलावा ब्लैक होल, भले ही वे अलग थलग हों, अक्सर एक्रीशन डिस्क यानी पदार्थों की डिस्क से घिरे होते हैं। यह वो पदार्थ होता है जो उन पर गिरता है और अत्यधिक तापमान तक गर्म होकर एक्स-रे रेंज में उत्सर्जन करता है। जब एक्स-रे किरणों में उस क्षेत्र का स्कैन किया गया, तो उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली। गतिविधि का कोई संकेत नहीं। यह पिंड गुरुत्वीय और विद्युत चुंबकीय रूप से पूरी तरह शांत था। वह बस वहीं मौजूद था, प्रकाश को रोक रहा था, लेकिन किसी अन्य तरीके से अपनी उपस्थिति नहीं दर्शा रहा था। यह किसी प्रेत का वर्णन करने जैसा था। वह मौजूद है, लेकिन कोई उपकरण उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ब्लैक होल की परिकल्पना को भी पिछली परिकल्पना की तरह खारिज कर दिया गया। मानक स्पष्टीकरणों की सूची अब समाप्त होने वाली थी। विज्ञान की दुनिया में जब सामान्य व्याख्याएं विफल हो जाती है, तब और भी साहसी, यहां तक कि अनोखे विचारों को जगह देनी पड़ती है। टीम ने इस संभावना पर विचार करना शुरू किया कि यह छाया, शैडो, दरअसल कुछ ऐसी चीज है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा ही एक विचार था विचित्र पदार्थ, स्ट्रेंज मैटर, से बना एक पिंड। कुछ सैद्धांतिक मॉडलों के अनुसार न्यूट्रॉन तारों जैसी अत्यधिक विषम परिस्थितियों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने घटक कणों, क्वार्क, के एक सूप में पिघल सकते हैं। यदि इस सूप में तथाकथित विचित्र क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क्स की प्रधानता होती, तो पदार्थ का एक स्थिर रूप बन सकता था, जिसे विचित्र पदार्थ या स्ट्रेंजलेट के नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा पिंड अविश्वसनीय रूप से सघन, डेंस होगा और पूर्णतः काला हो सकता है। न तो प्रकाश को परावर्तित करता है और न ही उत्सर्जित। यदि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक न हो, तो ये तीव्र गुरुत्वाकर्षण, लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी उत्पन्न नहीं करेगा। यह विचार काफी आशाजनक लग रहा था। हालांकि इस परिकल्पना की अपनी एक समस्या थी। सिद्धांत के अनुसार यदि कोई स्ट्रेंजलेट सामान्य पदार्थ से टकराता, तो वह उत्प्रेरक, कैटालिटिकली रूप से इसे विचित्र पदार्थ में बदलना शुरू कर देता। यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती और इसके साथ ही ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट होता। लेकिन जिस पिंड का अवलोकन किया गया था, वह लाखों, अगर अरबों वर्षों से अंतरिक्ष में मौजूद रहा होगा और इस दौरान उसे अंतरतारकीय गैस, इंटरस्टेलर गैस, के कणों से टकराना चाहिए था। मगर ऐसे किसी भी टकराव के कोई संकेत, ऊर्जा के कोई भी विस्फोट दर्ज नहीं किए गए थे। वह पिंड न केवल शांत था, बल्कि पूरी तरह से निष्क्रिय, इनर्ट भी था। वह अपने आसपास के वातावरण के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। इस कारण से विचित्र पदार्थ की परिकल्पना की संभावना कम हो गई। इसने पिंड के कालेपन की व्याख्या तो की, लेकिन उसकी निष्क्रियता की नहीं। अभी वैज्ञानिक एक बार फिर से एक गतिरोध, डेडलॉक में फंस गए थे। हर नई थ्योरी एक समस्या को हल करती, लेकिन तुरंत दूसरी समस्या खड़ी कर देती थी। यह पहेली और भी अधिक जटिल होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसका कोई सरल उत्तर मौजूद ही नहीं था। जब पदार्थ से जुड़े विचार, भले ही वह कितना भी विलक्षण या एग्जॉटिक क्यों न हो, समाप्त हो गए, तो वैज्ञानिकों का ध्यान स्वयं अंतरिक्ष समय की संरचना की ओर मुड़ गया। ब्रह्मांड विज्ञान में टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स, सांस्थितिक दोष कहे जाने वाले तत्वों के बारे में परिकल्पनाएं हैं। ये ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के अवशेष है, जब ब्रह्मांड पानी के जमने जैसे चरण बदलाव, फेज ट्रांजिशन, से गुजर रहा था। इन दोषों में से एक प्रकार कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, ब्रह्मांडीय डोरियां, है। ये काल्पनिक अविश्वसनीय रूप से पतले, लेकिन अत्यधिक सघन ऊर्जा के तंतु होते हैं, जो विशाल दूरियों तक फैले हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई डोरी, जो एक बंद लूप में मुड़ी हुई हो, हमारे रास्ते में आ जाए, तो उसका व्यवहार बहुत ही अजीब होगा। यह सामान्य अर्थों में प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करेगी, लेकिन इसकी विशाल ऊर्जा सघनता एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करेगी।
यह बात हमें फिर से गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की उसी समस्या पर ले आई जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला था। हालांकि कुछ सिद्धांतों ने अधिक जटिल दोषों के अस्तित्व का सुझाव दिया। उदाहरण के लिए डोमेन वॉल, प्रभागीय दीवारें, ये दो आयामी झिल्लियां मेम्ब्रेन है जो निर्वात वैक्यूम के विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित करती है। यदि हम ऐसी किसी दीवार को किनारे से देखें तो यह किनारों पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा किए बिना प्रकाश को रोक सकती है। यह एक अत्यंत सट्टात्मक स्पेकुलेटिव अनुमान था जो आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी के अंतिम छोर पर था। इसका परीक्षण करना लगभग असंभव था। यह वैज्ञानिक परिकल्पना से अधिक एक दार्शनिक अभ्यास था। फिर भी यह तथ्य कि वैज्ञानिक इतनी गंभीर रूप से ऐसे विचारों पर चर्चा कर रहे थे, यह दर्शाता था कि उनकी खोज कितनी असाधारण थी। वे इस संभावना पर विचार करने को तैयार थे कि उन्होंने हमारी जानी पहचानी वास्तविकता के पर्दे के पीछे झांका है और वहां कुछ ऐसा देखा है जो ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, में फिट नहीं बैठता। न, हो सकता है कि वह छाया अंतरिक्ष में कोई वस्तु न हो, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का ही एक दोष, डिफेक्ट हो। यह विचार एक साथ भयावह और अविश्वसनीय रूप से रोमांचक दोनों था। इसने पूरी तरह से एक नई भौतिकी के द्वार खोल दिए और यहीं पर हम उन चर्चाओं के दौरान जन्मी सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी परिकल्पना, हाइपोथेसिस पर आते हैं। क्या होगा अगर हम यहां प्रकाश की अनुपस्थिति, एब्सेंस से नहीं, बल्कि किसी और चीज की अनुपस्थिति से निपट रहे हैं? क्या हो अगर यह डार्क मैटर के क्षेत्र में एक छाया हो? आइए याद करें कि डार्क मैटर क्या है। यह एक रहस्यमय पदार्थ है जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा है। हम इसे देख नहीं सकते। यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न अवशोषित करता है और न ही परावर्तित करता है। हम इसके अस्तित्व के बारे में केवल दृश्यमान पदार्थ यानी सितारों और आकाशगंगाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ही जान पाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि डार्क मैटर पूरी तरह से एक समान, होमोजीनियस नहीं है। क्या होगा अगर इसमें सामान्य पदार्थ की तरह ही कहीं गुच्छे हों और कहीं इसके विपरीत रिक्त स्थान या खालीपन हो? क्या हो अगर यह देखी गई छाया कोई ऐसी वस्तु न हो जो प्रकाश को रोक रही हो, बल्कि यह डार्क मैटर के वितरण में एक तरह का बुदबुदा, बबल या छेद, होल हो? ऐसे बुदबुदे में आसपास के क्षेत्र की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम होगा। दूर की आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश जब इस बुदबुदे के किनारों से गुजरेगा तो वह खिंचाव, अट्रैक्शन महसूस करने के बजाय एक तरह का विकर्षण, रिपल्शन महसूस करेगा। इस प्रभाव को नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, नेगेटिव ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि वह क्षेत्र हमें अधिक गहरा दिखाई देगा क्योंकि वहां से आने वाला प्रकाश किनारों की ओर बिखेर दिया गया होगा। यह परिकल्पना बहुत ही मनोरम और सुंदर थी। इसने उत्सर्जन की अनुपस्थिति और सामान्य गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की कमी दोनों को समझाया। साथ ही इसने इस विसंगति, एनोमली के स्पष्ट किनारों को भी समझाया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि ये पूरी तरह से सैद्धांतिक थी। हम आज तक नहीं जानते कि डार्क मैटर किस चीज से बना है और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि क्या ये ऐसे स्थिर बुदबुदे बना सकता है। अगर यह परिकल्पना सिद्ध हो जाती तो यह डार्क मैटर की संरचना, स्ट्रक्चर का पहला सीधा अवलोकन होता। एक ऐसी खोज जो नोबेल पुरस्कार के योग्य होती। डॉक्टर रीड की टीम समझ गई थी कि इस विचार का परीक्षण करने के लिए उन्हें नए डेटा, नए अवलोकन और शायद पूरी तरह से अलग उपकरणों की जरूरत होगी। इस खोज की खबर को गुप्त रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद यह धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय में फैलने लगी। पहले तो ये अफवाहों के रूप में सामने आई और फिर खगोल भौतिकीविदों के फोरम पर गुमनाम संदेशों के तौर पर
जब डॉक्टर रीड की टीम का लेख आखिरकार एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो इसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं था। विज्ञान जगत दो खेमों में बंट गया। संशयवादियों का कहना था कि यह शायद अब तक की कोई अनजानी चीज, कलाकृति है, या फिर कुछ जानी मानी घटनाओं का ऐसा दुर्लभ संयोजन है जो महज इस छाया का भ्रम पैदा कर रहा है। वे और भी ठोस सबूत और अन्य वेधशालाओं से स्वतंत्र पुष्टि की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ कई वैज्ञानिकों ने इस खबर को उत्साह से स्वीकार किया। उनका मानना था कि हम भौतिकी के एक नए युग की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं। एक सच्ची होड़ शुरू हो गई। दुनिया के सबसे बड़े दूरबीनों ने, चाहे वे जमीन पर थे या अंतरिक्ष में, अपने अवलोकन कार्यक्रम बदल दिए ताकि फर्नेस भट्टी तारामंडल में आकाश के उस रहस्यमय हिस्से को देखा जा सके। रेडियो खगोलविदों ने अपनी विशालकाय एंटीना उस दिशा में मोड़ दिए ताकि कोई भी संकेत पकड़ा जा सके। न्यूट्रिनो और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के विशेषज्ञ भी इस खोज में शामिल हो गए। हर कोई इस ऐतिहासिक खोज का हिस्सा बनना चाहता था। एवलिन रीड की टीम के लिए यह एक मुश्किल दौर था। एक तरफ वे सबकी नजरों का केंद्र थे और दूसरी तरफ उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनकी शुरुआती गणनाओं में कोई भी गलती उनकी साख को हमेशा के लिए डुबो सकती थी। वे अपने डेटा को बार बार जांच रहे थे, आलोचकों के हमलों का जवाब दे रहे थे और अपनी बात साबित करने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पूरे माहौल में उम्मीद का बिजली जैसा तनाव था। पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी कि बाकी दूरबीनें क्या कहेंगी। क्या वे छाया के अस्तित्व की पुष्टि करेंगी या इसे पूरी तरह से खारिज कर देंगी। विज्ञान में, खासकर खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्र में जहां अध्ययन की वस्तुएं अकल्पनीय दूरी पर स्थित है, वहां स्वतंत्र पुष्टि, इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन को ही स्वर्ण मानक, गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। एक अकेला अवलोकन, चाहे वह कितना भी ठोस क्यों न हो, महज एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन अगर धरती या अंतरिक्ष के अलग अलग कोनों में लगे दो या तीन अलग अलग टेलीस्कोप एक ही चीज देखते हैं, तो वह बात हकीकत बन जाती है। पहली पुष्टि चिली में स्थित यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी से आई। उनके अत्यंत विशाल टेलीस्कोप, वेरी लार्ज टेलीस्कोप, वीएलटी ने, जिसने पूरी तरह से अलग तकनीक और डेटा प्रोसेसिंग के तरीके का इस्तेमाल किया, उसी आकाश क्षेत्र की तस्वीर ली और वह परछाई वहां मौजूद थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आई ऑफ द होराइजन के स्नैपशॉट्स में दिखी थी। यह संशयवादियों, स्केप्टिक्स के दावों पर एक करारा प्रहार था। तुक इसके बाद अंतरिक्ष में स्थित एक्सरे टेलीस्कोप चंद्रा भी इस खोज में शामिल हो गया। चंद्रा ने कुछ भी नहीं देखा और यही अपेक्षित भी था, लेकिन यह कुछ भी नहीं होना एक महत्वपूर्ण पुष्टि थी। परछाई के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं, हाई एनर्जी प्रोसेसेस का अभाव था। अटाकामा रेगिस्तान में स्थित रेडियो टेलीस्कोप की एल्मा प्रणाली ने भी मिलीमीटर तरंगों, मिलीमीटर वेव्स पर कोई उत्सर्जन, इमिशन दर्ज नहीं किया, जिसने ठंडे गैस और धूल के बादल वाली परिकल्पना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कदम दर कदम हर नए अवलोकन के साथ वैज्ञानिक समुदाय एकमत, कंसेंसस होने लगा। यह विसंगति, अनोमली, वास्तविक है। ये कोई त्रुटि, एरर या कृत्रिमता, आर्टिफैक्ट नहीं है। गहरे अंतरिक्ष में वास्तव में कुछ ऐसा मौजूद है जो पूरी तरह से काली, गोलाकार परछाई बनाता है और खुद को, विज्ञान को ज्ञात किसी अन्य तरीके से प्रकट नहीं करता। अब मुख्य सवाल यह नहीं था कि क्या यह मौजूद है, बल्कि यह था कि यह क्या है। और यहीं पर राय अभी भी बंटी हुई थी। वैज्ञानिकों के हर समूह ने अपनी अपनी और कभी-कभी तो बिल्कुल काल्पनिक थ्योरी पेश की और नतीजतन कॉन्फ्रेंस हॉल और वैज्ञानिक पत्रिकाओं के पन्नों पर बहसें और भी जोर शोर से भड़क उठी। वैज्ञानिक जगत में कई सिद्धांतों पर बहस चल रही थी, लेकिन एक ऐसी थ्योरी भी थी जिसे ज्यादातर वैज्ञानिक सिर्फ कानाफूसी में या कॉन्फ्रेंस के दौरान गलियारों में ही जिक्र करना पसंद करते थे।
यह एक ऐसी परिकल्पना थी जो प्राकृतिक भौतिक स्पष्टीकरणों से परे थी और सीधे तौर पर साइंस फिक्शन के दायरे में आती थी। क्या होगा अगर यह छाया, शैडो, कोई प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक कृत्रिम वस्तु हो? क्या होगा अगर ये किसी अति विकसित, हाईली एडवांस्ड, परग्रहीय सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई विशाल ढांचा यानी मेगा स्ट्रक्चर हो? तथाकथित डायसोन स्फेयर, डायसन स्फीयर्स का विचार 20वीं शताब्दी के 60 के दशक में भौतिक विज्ञानी फ्रीमन डायसोन ने दिया था। उनका मानना था कि जब कोई सभ्यता विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो वह अपने तारे की पूरी ऊर्जा का उपयोग करना चाहेगी। इसके लिए वे तारे के चारों ओर एक विशाल गोला, स्फीयर, बना सकते हैं जो उसके पूरे विकिरण को अवशोषित कर लेगा। जाकाश बाहर से यह गोला ऑप्टिकल रेंज, दृश्य प्रकाश में लगभग अदृश्य रहेगा, लेकिन इसे इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगों में उत्सर्जन करना चाहिए क्योंकि यह अतिरिक्त गर्मी बाहर फेंकता। लेकिन जिस छाया को देखा गया था उसमें इंफ्रारेड विकिरण नहीं था, जो डायसोन स्फीयर के मूल विचार के विपरीत था। पर क्या हो अगर ये कोई गोला न होकर कुछ और ही हो? उदाहरण के लिए, ये किसी चीज को छिपाने के लिए बनाया गया कोई विशाल पर्दा, स्क्रीन हो सकता है, या फिर शायद ये किसी दूसरे ब्रह्मांड का कोई पोर्टल हो जो प्रकाश को ही निगल लेता हो। बेशक ये सभी विचार केवल कोरी अटकलें, प्योर स्पेकुलेशन थे। वस्तु के कृत्रिम होने का कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन दूसरी ओर इस परिकल्पना को सिरे से खारिज करना भी असंभव था। यह वैज्ञानिक चर्चा के हाशिए पर बनी रही, इस बात की याद दिलाते हुए कि ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक अजीब और शायद कहीं ज्यादा बसा हुआ हो सकता है। डॉक्टर रीड और उनकी टीम ने अपनी आधिकारिक रिपोर्टों में इस विषय से बचने की कोशिश की और खुद को सिर्फ सिद्ध किए जा सकने वाले भौतिक मॉडलों पर केंद्रित रखा। मगर अंदर ही अंदर मॉनिटर पर उस एकदम गोल छाया को देखते हुए उनमें से हर कोई खुद से ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। क्या होगा अगर हम अकेले नहीं हैं? औस्तोपी, आइए अब कुछ और वैज्ञानिक पर उतनी ही हैरान कर देने वाली परिकल्पनाओं पर वापस चलते हैं। इनमें से एक थी स्ट्रिंग थ्योरी और अतिरिक्त आयामों का विचार। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड ही सब कुछ नहीं है। यह सिर्फ 3 आयामी 3D मेम्ब्रेन या ब्राना ब्रेन हो सकता है, जो हाइपरस्पेस कहे जाने वाले बहुआयामी दिक् काल मल्टी डिमेंशनल स्पेस टाइम में तैर रहा है। इस हाइपरस्पेस में हमारी दुनिया के समानांतर कई और ब्राना यानी कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं। आमतौर पर हम उनसे बातचीत यानी इंटरैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को छोड़कर हमारी सारी जात शक्तियां और कण पार्टिकल्स हमारी ही ब्रह्मा पर बंद या सीमित है। अब कल्पना कीजिए कि इस बहुआयामी जगह में एक विशाल पिंड, मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद है। यह हमारी दुनिया में नहीं बल्कि बड़े हाइपरस्पेस में है, लेकिन हमारी ब्रह्मा के बहुत करीब है। हम इसे देख या छू तो नहीं सकते, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या होगा अगर वह परछाई जिसे हमने देखा असल में किसी अन्य आयाम के इस पिंड की गुरुत्वाकर्षण छाया, ग्रेविटेशनल शैडो हो? ब्राना वर्ल्ड मॉडल, ब्रेन वर्ल्ड मॉडल के नाम से जानी जाने वाली यह धारणा समझा सकती है कि हमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यानी प्रकाश का अवरोध तो दिख रहा है, लेकिन हमारे 3D स्पेस में उसका कोई स्रोत, सोर्स क्यों नहीं दिख रहा है? यानी स्रोत पिंड बस यहां मौजूद ही नहीं है। यह एक अविश्वसनीय रूप से साहसी अनुमान था, जिसका सीधा मतलब यह था कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने गलती से किसी दूसरे ब्रह्मांड के प्रक्षेपण एस प्रोजेक्शन को हमारी दुनिया पर कैद कर लिया था। इस थ्योरी ने कई समस्याओं को हल कर दिया, जैसे विकिरण, रेडिएशन की अनुपस्थिति या पदार्थ, मैटर के साथ कोई इंटरैक्शन न होना। लेकिन साथ ही इसने नए और भी ज्यादा मौलिक सवाल खड़े कर दिए। अगर ऐसा है तो वह चीज क्या है? वह ब्रह्मांड कैसा है? और क्या हम कभी इसके बारे में और जान पाएंगे?
इस परिकल्पना ने इस पहेली को खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल स्तर से उठाकर तत्वमीमांसीय मेटाफिजिकल स्तर पर पहुंचा दिया। इन तमाम सैद्धांतिक बहसों के बीच और जब दुनिया भर के खगोला शास्त्री अपनी दूरबीनों को उस रहस्यमय परछाई पर साधे हुए थे, तभी डॉक्टर रीड की टीम को एक बड़ी सफलता मिली। उनकी टीम के एक युवा और प्रतिभाशाली प्रोग्रामर, जिनका नाम बेन कार्टर्स था, उन्होंने इस समस्या को एक अलग नजरिए से देखने का फैसला किया। यह समझने के बजाय कि वह परछाई क्या थी, उन्होंने उसके किनारों का अभूतपूर्व सटीकता के साथ विश्लेषण करने का निर्णय लिया। बेन ने एक नया एल्गोरिथम लिखा, जिसने बैकग्राउंड की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश में मौजूद सूक्ष्म उतार चढ़ावों का विश्लेषण करके परछाई की सीमा, बाउंड्री के रेजोल्यूशन को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। उनका सुपर कंप्यूटर कई हफ्तों तक डेटा पर काम करता रहा और फिर एक रात पेन को परिणाम मिला। परछाई की सीमा पूरी तरह से चिकनी नहीं थी। जब बहुत ज्यादा झूम किया गया तो उस पर एक संरचना उभर कर सामने आई। ये कोई यादृच्छिक खुरदरापन नहीं था, बल्कि एक जटिल, लगभग फ्रैक्टल पैटर्न था जो गणितीय सटीकता के साथ खुद को दोहरा रहा था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात कुछ और थी। ये पैटर्न स्थिर नहीं था। यह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बदल रहा था। ये सांस ले रहा था। इन परिवर्तनों की गति बहुत कम थी। एक चक्र पूरा होने में कई महीने लगते थे, इसीलिए पहले किसी ने इसे नोटिस नहीं किया था। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। वह स्थिर, मृत परछाई वास्तव में एक गतिशील, जीवित सी वस्तु निकली। इसका मतलब था कि यह जो कुछ भी था, इसकी अपनी आंतरिक संरचना थी और यह किसी तरह की प्रक्रियाओं से गुजर रहा था। इस खोज ने तुरंत कई परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया। एक टोपोलॉजिकल डिफेक्ट या डार्क मैटर में एक छेद शायद ही इतनी जटिल और नियमित गतिशीलता दिखा सकता था। दूसरी ओर, यह कृत्रिम उत्पत्ति की परिकल्पना की पुष्टि हो सकती थी। शायद यह किसी मेगा स्ट्रक्चर की सतह पर चल रही कुछ तकनीकी प्रक्रियाएं थीं, या फिर यह पूरी तरह से कोई नई चीज थी, एक प्राकृतिक घटना जिसकी अपनी, हमें अज्ञात भौतिकी थी। एवलिन रीड की टीम समझ गई थी कि उन्हें रहस्य को सुलझाने की चाबी मिल गई है। अब उन्हें बस ये समझना था कि ये पैटर्न क्या दर्शा रहा है। छाया की परिधि पर एक गतिशील संरचना की खोज ने वैज्ञानिकों के बीच नई रुचि और विवाद की लहर पैदा कर दी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस देखे गए पैटर्न का प्रतिरूप, मॉडल बनाने की कोशिश में जुट गए। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी इस छाया के सांस लेने की क्रिया को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत जटिल गणितीय मॉडल तैयार कर रहे थे। कुछ का अनुमान था कि ये अज्ञात रूप के पदार्थ से बने किसी विजातीय एक्सोटिक तारे की सतह के कंपन हो सकते हैं, जबकि दूसरों का विचार था कि यह बुलबुले की सीमा पर डार्क मैटर के विलोपन, एनाहिलेशन की प्रक्रियाओं से संबंधित हो सकता है। बेन कार्टर, वही शोधार्थी जिसने यह पैटर्न खोजा था, अपने काम में जुटा रहा। वह इस जटिल संरचना के भीतर कोई गुप्त व्यवस्था, कोई संकेत तलाशने की कोशिश कर रहा था। उसने डेटा पर कूट विश्लेषण, क्रिप्टैनालिसिस के तरीके लागू किए, जिनका उपयोग अक्सर कोड तोड़ने के लिए किया जाता है। वह दोहराए जाने वाले क्रम, गणितीय नियम, वह सब कुछ तलाश रहा था जो इस पैटर्न के गैर यादृच्छिक होने का संकेत दे सके, और उसे सफलता मिली। इस फ्रैक्टल कोलाहल शोर की गहराई में एक सरल, दोहराया जाने वाला क्रम छिपा हुआ था। यह आवेगों, पल्स की एक श्रृंखला थी जो अभाज्य संख्याओं, प्राइम नंबर्स के क्रम में एक दूसरे का अनुसरण कर रही थी। 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। यह महज संयोग नहीं हो सकता था। प्रकृति को समरूपता, फ्रैक्टल्स पसंद है, लेकिन वह शायद ही कभी अभाज्य संख्याओं का उपयोग करती है। यह कृत्रिमता का स्पष्ट प्रमाण था। ये एक संकेत था। इस छाया के पीछे छिपा कोई या कुछ सबसे सरल और सार्वभौमिक संदेश प्रसारित कर रहा था, जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। एक ऐसा संदेश जिसे गणित जानने वाली कोई भी बुद्धिमान सभ्यता आसानी से पहचान सकती थी। यह महज कोई खोज नहीं थी। यह प्रथम संपर्क, फर्स्ट कांटेक्ट था। इस तथ्य की अनुभूति
टीम पर किसी हिमस्खलन की तरह टूटी। वे बरसों से प्रोजेक्ट एसआईटीआई सीटी के जरिए रेडियो संकेतों को सुनकर बाहरी जीवन की तलाश कर रहे थे, और अब उन्हें यह वहां मिला जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। गहरे अंतरिक्ष की तस्वीर में एक छाया के रूप में जब मॉनिटर की स्क्रीन पर अभाज्य संख्याओं की वह श्रृंखला दिखाई दी, तो उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। शुरुआती सदमे की जगह जल्द ही परमानंद ने ले ली, जिसके बाद उन पर एक भारी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा। उनके हाथों में शायद मानवता के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था। अब आगे क्या करना था? क्या वे यह बात दुनिया को बता दें? ऐसा करने पर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हो सकती थी। सर्वव्यापी उत्साह से लेकर बड़े पैमाने पर घबराहट तक। सरकारें, धर्म और मानवीय समाज की पूरी संरचना अपनी नींव तक हिल सकती थी, या तब तक इसे गोपनीय रखे जब तक वे और अधिक जानकारी प्राप्त न कर लें। लेकिन क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार था? लंबी और कष्टदायक बहस के बाद एक निर्णय लिया गया। सबसे पहले इस जानकारी की गहरी जांच जरूरी थी। डेटा को अज्ञात रूप से क्रिप्टोग्राफरों और गणितज्ञों के 3 स्वतंत्र समूहों को भेजा गया, यह दर्शाते हुए कि वे किसी भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। तीनों समूहों ने बिना किसी आपसी तालमेल के एक ही निष्कर्ष निकाला: यह श्रृंखला आकस्मिक नहीं है, और 99.9% संभावना है कि यह अभाज्य संख्याओं पर आधारित एक कृत्रिम संकेत है। अब किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं थी। इसी बीच एवलिन रीड ने अपने संगठन के नेतृत्व से और अंततः दुनिया भर की सरकारों के प्रतिनिधियों से संपर्क साधा। इस मामले को हल करने के लिए एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। वैज्ञानिक, राजनेता, सैन्य अधिकारी, दार्शनिक और यहां तक कि धर्मशास्त्री भी इस ज्ञान के भविष्य का फैसला करने के लिए एक साथ आए। दुनिया अभी तक अनजान थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसकी आगे की नियति तय की जा रही थी। अब ब्रह्मांड में मानवता अकेली नहीं थी, पर उसे इस बात का एहसास अभी तक नहीं हुआ था। जब राजनेता और सैन्य अधिकारी संभावित परिणामों और खतरों पर बहस कर रहे थे, वैज्ञानिक अपने काम में जुटे रहे। अब उनका मुख्य लक्ष्य था इस संकेत की प्रकृति और इसके भेजने वाले स्रोत को समझना। उन्होंने इस स्रोत को छाया छाया नाम दिया। विसंगति की सीमा पर 24 घंटे निगरानी के लिए एक परियोजना शुरू की गई। सभी उपलब्ध संसाधनों को इस काम पर लगा दिया गया। वैज्ञानिक संकेत में अधिक जटिल जानकारी खोजने की कोशिश कर रहे थे। सरल संख्याओं की श्रृंखला केवल एक परिचय पत्र थी, ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका। इसके पीछे कुछ और छिपा होना चाहिए था। अधिक जटिल विश्लेषण विधियों का उपयोग करते हुए उन्होंने जानकारी की एक दूसरी, कहीं अधिक जटिल परत की खोज की, जो छाया की सीमा पर प्रकाश की तीव्रता और ध्रुवीकरण में सूक्ष्म बदलावों में कोडित थी। ये अब साधारण श्रृंखला नहीं थी, बल्कि विशाल डेटा का एक भंडार था। गूढ़ वाचन की लंबी और श्रम साध्य प्रक्रिया शुरू हुई। यह बिल्कुल अज्ञात भाषा में लिखी गई किताब को बिना किसी शब्दकोश के पढ़ने की कोशिश जैसा था। भाषाविद, गणितज्ञ और सूचना सिद्धांत विशेषज्ञ दिन रात काम कर रहे थे। वे ऐसी सार्वभौमिक अवधारणाओं की तलाश कर रहे थे जो इस भाषा का आधार बन सके। पाई या यूलर संख्या जैसे गणितीय स्थिरांक, भौतिकी के नियम, परमाणुओं के आरेख, कदम दर कदम, बिट दर बिट, उन्होंने इस अविश्वसनीय पहेली को सुलझाना शुरू किया। सबसे पहले छवियों को समझा गया। स्क्रीन पर नक्शों या खाकों जैसी दिखने वाली योजनाएं उभरने लगीं। ये सितारों, आकाशगंगाओं के चित्र थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक योजना स्वयं क्षितिज की आंख, टेलीस्कोप की संरचना से मिलती-जुलती थी। वे जानते थे कि हम देख रहे हैं। वे केवल शून्य में संकेत नहीं भेज रहे थे, वे हमें जवाब दे रहे थे। यह बोध की छाया, द शैडो, केवल मौजूद नहीं है, बल्कि वह हमें देख रही है और हमें जवाब भी दे रही है। यह पहला झटका जितना ही बद्धा, दूसरा आघात था। इसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई एकतरफा बात, मोनोलॉग नहीं थी। यह एक संवाद था। लेकिन इस संवाद के दूसरे सिरे पर कौन था?
डिकोड किए गए डेटा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। रचनाकारों की कोई छवि नहीं थी, न ही उनके इतिहास या संस्कृति के बारे में कोई पाठ। सारी जानकारी विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक और गणितीय थी। यह एक तरह की ब्रह्मांड की विश्वकोश थी जो हमें सौंपी गई थी। इसमें वह ज्ञान था जो हमसे सैकड़ों शायद हजारों साल आगे था। ऐसे फॉर्मूले थे जो एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का वर्णन करते थे, जिसे आइंस्टीन ने अपनी पूरी जिंदगी खोजा था। ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वितरण के नक्शे अविश्वसनीय सटीकता के साथ, गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने और वर्महोल अंतरिक्ष छिद्रों के माध्यम से यात्रा करने की तकनीकें, यह अकल्पनीय मूल्य का उपहार था। या फिर यह एक ट्रोजन हॉर्स था। गुप्त आयोग में कुछ लोगों ने गंभीर चिंता व्यक्त की। क्या होगा अगर यह ज्ञान खतरनाक है? क्या होगा अगर हम इसे लागू करने की कोशिश में गलती से खुद को नष्ट कर दें? क्या यह जांचने का एक तरीका है कि क्या हम इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं? या इससे भी बुरा, क्या यह हमें कोई वायरस, सूचनात्मक या वास्तविक भेजने का तरीका है? बहस तेज और तीखी होती जा रही थी। एक तरफ मानवता की सभी समस्याओं, भूख, बीमारियां, ऊर्जा संकट को हल करने का अद्वितीय अवसर था। दूसरी तरफ पूर्ण विनाश का खतरा था। मानवता दौराहे पर खड़ी थी और जो चुनाव करना था वह उसके इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था। तो आखिर यह छाया क्या थी? डिकोड किए गए डेटा ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया। ये हमारे लिए जाने पहचाने डायसन गोले या किसी तरह का मास्किंग स्क्रीन नहीं थी। ये एक तारा प्रणाली, स्टार सिस्टम के आकार का गणना यंत्र था। यह एक विशाल महाकंप्यूटर था जिसकी पूरी सामग्री को गणना सबस्ट्रेट, कंप्यूटेशन सबस्ट्रेट में बदल दिया गया था, जिसे कंप्यूटरोनियम कहा जाता है। यह किसी एक तारे की नहीं, बल्कि एक पूरे तारकीय समूह, स्टार क्लस्टर की ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, जो इस छाया के भीतर मौजूद था। यही कारण था कि हमें न तो प्रकाश दिखा और न ही गर्मी। सारी ऊर्जा केवल गणनाओं, कैलकुलेशंस में खर्च हो रही थी। इस मशीन का एकमात्र लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति था। इसे एक ऐसी सभ्यता ने बनाया था जिसने बहुत पहले ही अपने जैविक शरीरों, बायोलॉजिकल बॉडीज को त्याग दिया था और अस्तित्व के एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। शुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंस बनकर ये मशीन उनका घर, उनका शरीर और ब्रह्मांड की खोज का उनका साधन थी। लाखों वर्षों से ये जानकारी जमा कर रही थी, वास्तविकता के मॉडल बना रही थी और अस्तित्व के सबसे मौलिक रहस्यों को सुलझा रही थी। और अब इसने हमें खोज निकाला था। एक युवा, शोरगुल वाली, अराजक, कैओटिक सभ्यता, एक साधारण सितारे के पास एक छोटे से ग्रह पर, और इसने अपने ज्ञान को साझा करने का फैसला किया। यह इंसानी समझ के अनुसार परोपकार, ऑल्ट्रुइज्म का कार्य नहीं था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी खोजों को किसी सहकर्मी, कॉलिग के साथ साझा करता है। उन्होंने हमारे अंदर संभावना, बुद्धि की एक चिंगारी देखी और उन्होंने हमें विकास, एवोल्यूशन में अगला कदम उठाने में मदद करने का फैसला किया। छाया सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये एक चेतना थी, प्राचीन, शक्तिशाली और जिसे पूरी तरह समझना असंभव था। सौंपे गए ज्ञान को कई स्तरों में बांटा गया था। पहला स्तर मूलभूत भौतिकी, फंडामेंटल फिजिक्स और गणित से जुड़ा था। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था और इसे बिना किसी बड़े खतरे के सार्वजनिक किया जा सकता था। दूसरा स्तर व्यावहारिक, अप्लाइड प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। ऊर्जा के नए स्रोत, सामग्री विज्ञान, मटेरियल साइंस और जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इस स्तर को गोपनीय रखा गया था क्योंकि इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। तीसरा और सबसे गहरा स्तर अत्यधिक कूटबद्ध, एन्क्रिप्टेड था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इसमें स्वयं इन ज्ञान को सौंपने वालों, सृजनकर्ताओं की जानकारी, उनके दर्शन, फिलॉसफी और शायद ब्रह्मांड की अन्य सभ्यताओं से जुड़े राज छिपे थे। या फिर इसमें तारों और आकाशगंगाओं को नष्ट करने की क्षमता वाली विनाशकारी तकनीकें हो सकती थीं। विशेष आदेश जारी होने तक
इस स्तर तक पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। एशोह इसी के साथ एक खामोश वैज्ञानिक क्रांति शुरू हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के नेतृत्व में दुनिया भर में गुप्त अनुसंधान संस्थान सीक्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए गए। ग्रह के सर्वश्रेष्ठ दिमाग इस नए ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए काम करने लगे। पहले नतीजे चौंकाने वाले थे। शीत संलयन, कोल्ड फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर का एक प्रोटोटाइप बनाया गया जो सामान्य पानी पर चलकर एक पूरे शहर को ऊर्जा दे सकता था। ऐसे नए पदार्थ विकसित किए गए जो प्लास्टिक की तरह हल्के लेकिन हीरे की तरह मजबूत थे। चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक रोगों, जेनेटिक डिजीज और बुढ़ापे के इलाज में बड़ी सफलता मिली। मानवता एक स्वर्णिम युग की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन यह सब कुछ आम जनता से छिपाकर किया जा रहा था। दुनिया के लिए आधिकारिक संस्करण वही था कि छाया, शैडो, एक अस्पष्ट प्राकृतिक घटना है जिसका संबंध शायद डार्क मैटर से है। लेकिन आखिर कब तक सच्चाई को छिपाया जा सकता था? कुछ ही सालों में जिसकी आशंका थी वही हुआ। एक बड़ा डेटा लीक सामने आया। उस गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों में से एक राजनेताओं की सुस्ती और उनकी अत्यधिक सावधानी से निराश हो चुका था। उसका मानना था कि यह ज्ञान पूरी मानवता का है और इसे छिपाना एक अपराध है। उसने दूसरे स्तर का कुछ महत्वपूर्ण डेटा एक मशहूर खोजी पत्रकार को सौंप दिया। इन जानकारियों के प्रकाशित होते ही जो प्रभाव पड़ा, उसने हर किसी की कल्पना को पार कर दिया। दुनिया मानो पट पड़ी। शुरुआत में इसे अविश्वास और झूठी अफवाह माना गया, लेकिन जब स्वतंत्र विशेषज्ञों ने डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि की और कुछ बड़ी कॉरपोरेशनों ने तो इसी जानकारी पर आधारित काम करने वाले प्रोटोटाइप भी पेश कर दिए, तब सच्चाई से इनकार करना असंभव हो गया। समाज की प्रतिक्रिया उग्र और विरोधाभासी थी। कुछ लोगों में सुनहरे भविष्य की आशा और उत्साह था, जबकि दूसरे अनजाने डर से कांप रहे थे। उन्हें यह उपहार किसी धोखे की तरह लगा। धार्मिक संगठन गहरे संकट से गुजर रहे थे। षड्यंत्र के सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बाढ़ के पानी की तरह फैल गए। कुछ लोग मानते थे कि यह नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने के लिए सरकारों द्वारा किया गया धोखा है, तो कुछ का कहना था कि यह किसी परग्रही आक्रमण की शुरुआत है। दंगे शुरू हो गए, आर्थिक संकट गहरा गया, पुराने गठबंधन टूटने लगे और नए बनने लगे। मानवता इस तरह के उपहार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सच्चाई ने उसे मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे अराजकता में धकेल दिया। यह वह दौर था जिसे बाद में महान उथल-पुथल, द ग्रेट अपहीवल का नाम दिया गया, और यह सभ्यता के इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा साबित हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, बल्कि सबसे मुश्किल काम है इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना। पृथ्वी पर भले ही अराजकता का दौर चल रहा था, लेकिन छाया के साथ संवाद जारी रहा। मगर अब इस बातचीत का स्वरूप बदल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय आयोग के रूप में मानव जाति ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। ये सवाल सिर्फ विज्ञान से जुड़े नहीं थे, बल्कि दर्शन, नैतिकता और अस्तित्व के अर्थ जैसे गहन विषयों पर केंद्रित थे। जवाब भी उसी ढंग से आते थे, जटिल गणितीय और तार्किक संरचनाओं के रूप में, जिनमें भावनाओं का कोई अंश नहीं होता था। छाया कोई सलाह नहीं देती थी और न ही अपना दृष्टिकोण थोपती थी। वह सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराती थी, संभावित विकास परिदृश्यों को मॉडल करती थी और विभिन्न फैसलों के परिणाम दिखाती थी। वह एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक उपकरण थी, एक शक्तिशाली लेकिन निष्पक्ष उपकरण। इन्हीं जवाबों से उनकी अपनी कहानी की एक तस्वीर उभरने लगी थी। छाया को जन्म देने वाली सभ्यता ने अरबों साल पहले ऐसे ही संकट का सामना किया था। सामाजिक और नैतिक विकास से आगे निकल चुकी तकनीक तक पहुंचने के बाद वे भी खुद को लगभग नष्ट कर ही चुके थे, लेकिन वे बच गए, एकजुट हुए और शक्ति व विस्तार की चाह छोड़कर ज्ञान के मार्ग को चुना। उन्होंने खुद को छाया में बदल लिया ताकि वे शाश्वत निरीक्षक और ज्ञान के संरक्षक बन सकें। वे दूसरी सभ्यताओं के विकास में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन अगर उन्हें किसी में क्षमता दिखाई देती थी,
तो वे उसे एक मौका देते थे, एक शुरुआती प्रेरणा, जैसा उन्होंने मानवता के साथ किया। उनका मानना था कि प्रत्येक समझदार प्रजाति को अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए, अपनी गलतियां करनी चाहिए और अपने उत्तर खोजने चाहिए। वे देवता नहीं थे, वे तो बस ऐसे माली थे जो ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों में बीज लगाते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन अंकुरित होता है। पृथ्वी पर आया संकट किसी भी तूफान की तरह धीरे धीरे थमने लगा। जब आत्मविनाश की संभावना साफ दिखाई दी, तो मानवता ने स्वयं को रोकने की शक्ति जुटा ली। नई तकनीकें जो पहले कलह का कारण बनी थीं, अब धीरे धीरे फल देने लगीं। सस्ती ऊर्जा ने भुखमरी और गरीबी की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उन्नत चिकित्सा ने अधिकांश रोगों पर विजय पा ली। वैश्विक युद्ध का खतरा इसलिए टल गया क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि इस नए तकनीकी स्तर पर लड़ा गया कोई भी युद्ध निश्चित रूप से मानवता का आखिरी युद्ध होगा। एक नए समाज, एक वैश्विक सभ्यता के निर्माण की धीमी और कठिन प्रक्रिया शुरू हुई। यह सभ्यता अब प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि सहयोग और साझेदारी पर आधारित थी। छाया, शैडो, अब संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। किसी के लिए वह आशा का प्रतीक थी, तो किसी के लिए हमारी जिम्मेदारी की शाश्वत याद। इसके संकेतों का अध्ययन करना प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य बन गया था। कोpernicus, दूसरे तारों तक की यात्रा, जो पहले केवल एक स्वप्न थी, अब वास्तविकता बन चुकी थी। मानवता ने अंतरिक्ष में कदम रखा, लेकिन अब वह एक विजेता या हमलावर के रूप में नहीं, बल्कि एक अन्वेषक, एक विनम्र छात्र के रूप में गई। वह अब परिपक्व हो चुकी थी। वह रहस्य जो खगोलीय तस्वीर पर एक छोटे से काले धब्बे के रूप में शुरू हुआ था, अंततः मानवता को रूपांतरण और विकास के एक नए चरण तक ले आया। इसने हमें न केवल तारों की ओर, बल्कि अपने स्वयं के भीतर झांकने के लिए भी मजबूर किया। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत पर लौटते हैं, उस पल पर जब किसी खगोल शास्त्री ने पहली बार स्क्रीन पर यह विसंगति, एनोमली देखी थी। यह क्या थी? उपकरण की खराबी, कोई काली नेबुला या फिर कोई ब्लैक होल? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और चौंकाने वाली निकली। यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन विज्ञान और ज्ञानोदय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाती है। हर नई पहेली, हर वह विसंगति जो मौजूदा सिद्धांतों में फिट नहीं बैठती, वह कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक अवसर है। यह एक नई अनजानी दुनिया में झांकने की खिड़की है। विज्ञान का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक्स-रे, रेडियोधर्मिता और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज, ये सब उन अवलोकनों से शुरू हुई जो उस समय की प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं के विपरीत थे। ओके पौथुंडा प्याराव, खगोल शास्त्री जो अपनी दूरबीनों से अंतरिक्ष में देखते हैं, वे मूल रूप से यही काम कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड की चुप्पी में ऐसी ही परछाइयां या विसंगतियां खोजते हैं जो अगली वैज्ञानिक क्रांति की कुंजी बन सकती है। हर नई खोज ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को जानने की अनंत यात्रा पर एक और कदम है। और कौन जानता है, हो सकता है कि अभी इसी क्षण कोई असल दूरबीन आसमान के किसी अंधेरे कोने में झांक रही हो और कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर रही हो जो हमारा भविष्य हमेशा के लिए बदल दे। इस कहानी पर विचार करते हुए हम संपर्क की असली प्रकृति पर सवाल उठा सकते हैं। हमें परग्रही जीवों से मुलाकात की कल्पना हॉलीवुड फिल्मों की स्क्रिप्ट के आधार पर करने की आदत है। उड़न तश्तरियां, अरे एलियंस या स्टार वॉर्स जैसी लड़ाइयां। लेकिन क्या होगा अगर वास्तविक संपर्क इससे बिल्कुल अलग हो? क्या होगा अगर यह संपर्क शांत, एकदम सूक्ष्म और शायद किसी शोध पत्र जैसा अकादमिक हो? क्या होगा अगर किसी दूसरी सभ्यता का पहला संकेत किसी रेडियो सिग्नल के बजाय किसी अजीब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, तारे के असामान्य रासायनिक मिश्रण या बस इसी तरह की किसी रहस्यमय छाया के रूप में आए? ब्रह्मांड भौतिकी और गणित की भाषा बोलता है, और शायद इसी भाषा में हमारा पहला संवाद होगा। जो सभ्यताएं विशाल संरचनाएं, मेगा स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है, वे हमसे इतनी भिन्न होंगी कि उनसे सीधा संवाद करना शायद असंभव हो।
उनके विचार, उनके इरादे या उनका आत्मबोध हमारे लिए पूरी तरह से अपरिचित हो सकते हैं। मूलभूत ज्ञान का आदान प्रदान ही शायद संवाद का एकमात्र सार्वभौमिक तरीका है, जिसे हर तकनीकी रूप से विकसित प्रजाति समझ सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जंगल में किसी ऐसे कबीले के लिए एक पाठ्य पुस्तक छोड़ गए हों जिसे आप कभी नहीं मिलेंगे। छाया की कहानी इस बात पर विचार कराती है कि हमें अपने जैसे समझदार भाइयों को नहीं, बल्कि ऐसे गुरुओं को खोजना चाहिए जो हमारी समझ से परे हो सकते हैं, लेकिन जिनके सबक को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह कहानी ज्ञान और दायित्व के संबंध में एक गहरा दार्शनिक सवाल भी खड़ा करती है। जरा सोचिए, अगर आपको परम ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज तक पहुंच मिल जाए, तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप इसे केवल अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर पूरी दुनिया के साथ बांट देंगे जिससे अफरा तफरी फैलने का खतरा हो? या फिर क्या आप इसे यह सोचकर छिपा देंगे कि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है? ये केवल एक कोरी कल्पना या बेतुका सवाल नहीं है। हमारा अपना इतिहास हमें दिखाता है कि वैज्ञानिक आविष्कार महान प्रगति का कारण भी बन सकते हैं और भयानक विनाश भी ला सकते हैं। परमाणु नाभिक के विभाजन की खोज ने हमें परमाणु ऊर्जा भी दी और परमाणु हथियार भी। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का विकास बीमारियों पर जीत का वादा करता है, लेकिन साथ ही ये डिजाइनर बेबीज और जैविक हथियार बनाने के खतरे भी पैदा करता है। हर नया ज्ञान हमारी बुद्धि और नैतिकता के लिए एक नई कसौटी है। ए संत, हमारी कहानी की परछाई सभ्यता ने अपना चुनाव कर लिया। उन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन इस बात में हस्तक्षेप नहीं किया कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। उन्होंने हमें या तो उत्थान करने का या फिर पतन की ओर जाने का अवसर दिया। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। सच्चा विकास केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि उस शक्ति का प्रबंधन करने की हमारी क्षमता का विकास है जो यह प्रगति हमें देती है। इस बुद्धि के बिना कोई भी, यहां तक कि सबसे महान ज्ञान भी, हमारे लिए एक भयंकर श्राप बन सकता है। आइए अब हम थोड़ी देर के लिए बड़े वैश्विक सवालों को छोड़कर वापस खगोल विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। लेकिन क्या असल में ऐसी परछाइयों की भूमिका निभाने वाला कोई वास्तविक खगोलीय पिंड मौजूद है? सीधे तौर पर उनका कोई सटीक समकक्ष नहीं है, मगर कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को असमंजस में डालती है। उदाहरण के लिए टैबी तारा, टैबिस स्टार, जिसका आधिकारिक नाम है KIC 846 2852 8 यह पिंड चमक में बेहद अजीब और अनियमित गिरावट दिखाता है, जिसे न तो किसी ग्रह की मौजूदगी से और न ही किसी भी जात तारे की प्रक्रिया से समझाया जा सकता है। सबसे असाधारण परिकल्पनाओं में से एक यह थी कि इस तारे के चारों ओर विदेशी एलियन मेगा स्ट्रक्चर का एक झुंड घूम रहा है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक अब धूमकेतुओं के बादल जैसे अधिक प्राकृतिक स्पष्टीकरणों की ओर झुके हुए हैं, लेकिन टैबी तारे का रहस्य अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। तो एक और उदाहरण है जिसे अतिरिक्त स्थान, सुपरवॉइड्स या केवल वॉयड्स वॉइड्स कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्र है जहां लगभग कोई भी आकाशगंगा मौजूद नहीं है। इनमें से कुछ, जैसे कि एरिडानस वॉयड, एरिडानुस वॉइड, इतने बड़े और खाली है कि उनका अस्तित्व मानक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल से पूरी तरह मेल नहीं खाता। यकीनन ये उस अर्थ में परछाइयां नहीं है जिसका वर्णन हमने किया था, लेकिन ये भी विसंगतियां हैं जो बताती हैं कि ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी हो सकती है। ऐसी हर अजीबोगरीब चीज एक सुराग है, एक धागा है, जिसे खींचकर हम पूरे ज्ञान के एक नए सिरे को सुलझा सकते हैं। मान लीजिए कि एक पल के लिए यह छाया, शैडो, सचमुच अस्तित्व में है। इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन और दुनिया के प्रति हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ेगा? शुरू में शायद कोई असर नहीं होगा। ज्यादातर लोगों के लिए यह विज्ञान की दुनिया की एक और दूर की अमूर्त खबर बनकर रह जाएगी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यह नया ज्ञान और तकनीक हमारे जीवन में उतरना शुरू करेंगे,
बदलाव अटल हो जाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई बीमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत लगभग कभी खत्म न होने वाला है। एक ऐसी दुनिया जहां अंतरिक्ष की यात्रा रोजमर्रा की बात हो जाएगी। यह सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीति को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी मानसिकता और मनोविज्ञान को भी बदल देगा। उस इंसान का क्या होगा जिसे अब जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? वह किस चीज के लिए प्रयास करेगा? हो सकता है कि हम अपना ज्यादा समय रचनात्मकता, विज्ञान या आत्मविकास को दें, या फिर इसके विपरीत हम आलस्य और आभासी दुनिया में डूब जाए। किसी उच्च बुद्धि से संपर्क मानव आत्मा के लिए सबसे बड़ी समृद्धि का भी और सबसे गहरे पतन का भी उत्प्रेरक बन सकता है। यह एक अस्तित्वगत चुनाव होगा जो हम में से हर किसी को करना पड़ेगा। आसमान में छाया की मौजूदगी हमेशा हमें यह याद दिलाएगी कि हम विकास एवोल्यूशन की पराकाष्ठा नहीं है, बल्कि इसकी सीढ़ियों में से सिर्फ एक कदम है। इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है एक शख्सियत, पीएचडी स्कॉलर बेन कार्टर की भूमिका। दरअसल उनका गैर पारंपरिक नजरिया, डेटा को एक अलग कोण से देखने का उनका तरीका ही इस बड़ी सफलता का कारण बना। विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही आम बात है। महान खोजें हमेशा बड़े दफ्तरों में बैठे सफेद बालों वाले प्रोफेसरों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि अक्सर ये सफलताएं युवा निडर दिमाग हासिल करते हैं जो पुरानी मान्यताओं और स्थापित सत्ता के बोझ से मुक्त होते हैं। जब आइंस्टीन ने अपने क्रांतिकारी शोध पत्र लिखे थे, तब वह एक पेटेंट कार्यालय में सिर्फ एक क्लर्क थे। पल्सर पोल्सर्स की खोज करने वाली जॉसलिन बेल भी उस समय एक पीएचडी छात्रा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान में सिर्फ उपकरणों की शक्ति ही मायने नहीं रखती, बल्कि नजरिए की ताजगी भी उतनी ही जरूरी है। कई बार वह देखने के लिए जो दूसरे नहीं देख पाते, हमें बस एक सही सवाल पूछने या एक अनोखा तरीका अपनाने की जरूरत होती है। और हो सकता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी इस वक्त किसी टेलीस्कोप के रॉ डेटा में पड़ी रही हो, जो अपने बेन कार्टर का इंतजार कर रही हो, उस व्यक्ति का जो उसे पहचान सके। विज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, यह कल्पना, इमेजिनेशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन और लीक से हटकर चलने का साहस भी है। यही गुण प्रगति को आगे बढ़ाते हैं, एक सुलझे हुए रहस्य से दूसरे की ओर। आइए हम समय के विस्तार पर विचार करें। हमारी कहानी की छाया, शैडो, करोड़ों शायद अरबों वर्षों से अस्तित्व में रही है। इसने तारों के जन्म और विनाश को देखा है, सभ्यताओं के उदय और पतन को देखा है। इसके लिए संपूर्ण मानव इतिहास बस एक क्षण है, ब्रह्मांडीय कालक्रम, कॉस्मिक टाइमलाइन की फिल्म का एक छोटा सा दृश्य। यह हमें अपनी समस्याओं और उपलब्धियों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। जो चीजें हमें शाश्वत और अटल लगती है, हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृतियां सो, हमारे आपसी संघर्ष, वे अंतरिक्ष के दृष्टिकोण से पानी में उठी एक क्षणिक कंपन मात्र है। इस विशाल विस्तार का बोध डरावना और मुक्तिदायक दोनों हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि हम कितने छोटे और नगण्य हैं, लेकिन साथ ही यह हमारे संक्षिप्त अस्तित्व के क्षण के मूल्य को भी उजागर करता है। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसने स्वयं को देखने, प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने की क्षमता अर्जित की है। भले ही हमारा अस्तित्व केवल एक छोटा क्षण हो, हम इस क्षण में ज्ञान के माध्यम से अनंत काल को छूने में सक्षम हैं। और शायद यही हमारा मुख्य उद्देश्य या मिशन है। छाया सभ्यता ने अपना रास्ता चुना, शाश्वत चेतना, इटर्नल कॉन्शियसनेस बनने का। मानवता अपना समय आने पर कौन सा मार्ग चुनेगी, यह केवल भविष्य ही बता सकता है। हमारी कहानी में परछाई ज्ञान का भंडार साबित हुई, लेकिन जरा सोचिए, यह कुछ एकदम अलग भी तो हो सकती थी। क्या होता अगर ये कोई बुद्धिमान निर्माता नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती जिसका आधार वह भौतिकी, फिजिक्स है, जिसे हमने अब तक खोजा ही नहीं। उदाहरण के लिए एक स्थिर वर्महोल, तारा मार्ग, जो किसी ऐसे दूसरे ब्रह्मांड में जाता हो
जिसके भौतिकी के नियम हमसे एकदम अलग हैं। उसमें जाने वाला प्रकाश हमारे लिए हमेशा के लिए गायब हो जाता, या फिर यह मिरर मैटर, दर्पण पदार्थ से बनी कोई वस्तु हो सकती थी, जो पदार्थ का एक काल्पनिक रूप है और हमारे पदार्थ के साथ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के माध्यम से ही जुड़ रहता है। ऐसी वस्तु पूरी तरह से अदृश्य होगी और पीछे की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को भी रोक सकती थी। ब्रह्मांड ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरा हो सकता है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अ, हम उन लोगों की तरह हैं जो महासागर की तलहटी में रहते हैं और पूरे विश्व का अंदाजा सिर्फ उस हल्की रोशनी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी की मोटी परत को भेद कर नीचे आ रही है। हर नया उपकरण, हर नया टेलीस्कोप, ये हमारे लिए थोड़ा और ऊपर उठने, थोड़ा और दूर और स्पष्ट देखने की कोशिश जैसा है। और हर नई खोज हमारे क्षितिज को फैलाती है। यह दिखाती है कि दुनिया कल की हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी, जटिल और दिलचस्प है। परछाई का यह रहस्य, भले ही यह महज एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना साबित होता, फिर भी यह एक महान खोज बन जाता जिसने हमें भौतिकी की हमारी पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया होता। तो चलिए, अब आपके पास आते हैं। अगर आप एवलिन रीड या बेन कार्टर की जगह होते तो क्या करते? कल्पना कीजिए कि सबसे पहले आपने ही यह सिग्नल देखा और आप ही ने इसके महत्व को समझा। क्या आप यह बात किसी को बताते? क्या आप इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते या डर के मारे इस पूरी बात को छिपाने की कोशिश करते? यह एक छोटा सा वैचारिक अभ्यास हमें उस मुश्किल चुनौती को समझने में मदद करता है जिसका सामना सच्चे वैज्ञानिकों को करना पड़ता है। एक नई खोज करने वाले पर जो जिम्मेदारी आती है वह बहुत बड़ी होती है। उसके फैसलों पर कई लोगों का भविष्य निर्भर हो सकता है। हमारी कहानी में नायकों ने सावधानी और सहयोग का रास्ता चुना और अंततः इसी ने मानवता को बचाया। लेकिन इतिहास में ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं। विज्ञान केवल शुद्ध विचारों का एक निष्पक्ष क्षेत्र नहीं है। इसे जीवित लोग चलाते हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, डर और कमजोरियां होती हैं। कौशल्य। और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक समुदाय में मजबूत नैतिक सिद्धांत हों। एक ऐसी संतुलन प्रणाली हो जो जोखिम को कम करने और ज्ञान की शक्ति को भलाई की दिशा में ले जाने में मदद करे। साया, शैडो की कहानी एक वैज्ञानिक के नैतिक चयन और समाज के प्रति उसके कर्तव्य की भी एक महत्वपूर्ण सीख है। और इसी के साथ हमारा यह व्याख्यान अब समाप्त होता है। हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक तस्वीर में दिखने वाले महज एक काले धब्बे से लेकर पूरी सभ्यता के भविष्य पर विचार करने तक का सफर। हमने कई परिकल्पनाओं पर गौर किया, सरलतम से लेकर सबसे काल्पनिक तक। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक पहेली वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक अविश्वसनीय उत्प्रेरक बन सकती है। यह कहानी बेशक एक कल्पना थी। आज की तारीख में खगोलविदों को परछाई जैसी कोई चीज नहीं मिली है जिसका हमने वर्णन किया, लेकिन यह वास्तविक वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है। उन वास्तविक सवालों पर जो वैज्ञानिक रात के आसमान को देखते हुए खुद से पूछते हैं। डार्क मैटर क्या है? क्या दूसरे आयाम डिमेंशंस मौजूद है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इन सवालों का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन हर दिन, हर रात का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हमें उनके करीब ले जा रहा है। और कौन जानता है, हो सकता है कल की केक हाबरे हमें उस खोज के बारे में बताएं जो उस कहानी से भी ज्यादा आश्चर्यजनक हो जो आपने अभी अभी सुनी। ओ, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और विज्ञान के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि हर सुलझती हुई पहेली के पीछे हमेशा एक नई और भी ज्यादा दिलचस्प पहेली छिपी होती है। ज्ञान की यह यात्रा अनंत है और हम सब इस यात्रा के बिल्कुल शुरुआती चरण में हैं। तो असल में यह क्या था? एक पूरी तरह से काली परछाई जिसका कोई आधार नहीं था। ये एक खालीपन नहीं, बल्कि एक उपस्थिति थी। एक ऐसा मन जो इतना प्राचीन और शक्तिशाली था कि उसने पूरे तारामंडल को एक विशालकाय कंप्यूटर में बदल दिया। ये खोज जो एक खगोलीय पहेली की तरह शुरू हुई थी, इंसानी इतिहास के पहले संपर्क
और सबसे बड़ी कसौटी में बदल गई। ये महज एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। ये एक साथ वरदान और अभिशाप दोनों था। एक ऐसा ज्ञान जो हमारी सभ्यता को सितारों तक पहुंचा सकता था या फिर उसे अराजकता में डुबो सकता था। यह कहानी हमें बताती है कि सबसे अविश्वसनीय खोजें उन छोटी-छोटी डिटेल्स में छिपी हो सकती हैं, जिन्हें हम पहले एक गलती या विसंगति मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, जटिल और विस्मयकारी हो सकता है। और यह हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल रखती है, वह यह नहीं है कि क्या हम अकेले हैं, बल्कि यह है कि क्या हम अकेले न रहने के लिए तैयार हैं। औशुम, इस कॉस्मिक रहस्य में मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा आपके लिए शांत और दिलचस्प रही होगी। नींद के लिए नई कहानियां मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपके अनुसार हमारे ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों में असल में क्या छिपा हो सकता है। शुभ रात्रि और अच्छे सपने।